था और आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ में घर लेकर जो है वो गए थे कि सर सही है, अगर हमारे प्रोसेस में स्क्रैप बिक रहा है तो बिक कर पैसा आएगा, हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लेंगे। लेकिन सर अगर हमें स्क्रैप को ठिकाने लगाने के लिए अपनी जेब से पैसा पे करना पड़ेगा तो सूरत में जाहिर सी बात है हमारी जेब में जो कॉस्ट आएगी वो हम कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर कर रहे होंगे। अब कुछ लिखना नहीं है आपने, सिर्फ बोर्ड पे गौर से चेक कीजिएगा। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। प्लीज खुदा का वास्ता है छापिएगा मत, सिर्फ कैलकुलेटर अगर आप खोल के रख लें तो बड़ा आसान होगा, अदरवाइज रजिस्टर बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा जी सर, मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बाद में दे देता हूं। अगर हम थोड़ा इसको डायग्राम फॉर्म के अंदर चेक कर लें कि हमारे पास जो कहानी है वो किस तरह से मूव कर रही है। हमारे पास सेम एक अदद जो है वो मशीन है। इस मशीन में हमने मटेरियल इनपुट किया, मिसाल के तौर पे 1000 किलो, और इस 1000 किलो की हमारे पास कॉस्ट आ रही थी 2 लाख रुपए की। जाहिर सी बात है इस 2 लाख के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हमने इसके ऊपर कुछ और भी मेहनत की। इस मेहनत का शॉर्ट टर्म में नाम क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में 2 आइटम आ रहे होते हैं, कौन कौन से? लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। सर हमने 3 लाख रुपए का ना इस पर लेबर और ओवरहेड जो है वो लगा दिया। तो इन टोटल इन द मंथ ऑफ से मार्च हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है मशीन के अंदर। 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट, और 1000 किलो माल हमने ऐड किया। एज्यूमिंग दिस मशीन इज ऑपरेटिंग इन एन आइडियल कंडीशन। तो अगर आप मुझसे अगला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पूछे, सर इस मशीन में कोई नॉर्मल लॉस होता है, तो मैं आपको बोलूंगा भाई नहीं, इस मशीन में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। शानदार मशीन है, जितना माल इनपुट करते हैं उतना माल बाहर आता है। तो अगर इस मशीन में नॉर्मल लॉस ही नहीं है तो फिर तो ये फड्डा खत्म हो गया कि सर कोई अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन होगा। हमारी ये मशीन लॉस नहीं करती है। सर मार्च के महीने हमने मशीन को ऑपरेट किया। अब जाहिर सी बात है रियल लाइफ में होता ही है कि मशीन के अंदर अक्सर औकात डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं बने हुए, और सारा जो आपका आइटम है वो डिफरेंट कंपोनेंट से प्रोसेस होते होते आगे बढ़ने के बाद एंड में जाके फिनिश गुड्स बन रहा होता है। अब हुआ ये कि मार्च का महीना जब हमने एंड किया, याद रखें मशीन नहीं हो रही है बंद, मशीन कंटिन्यूस बेस पे काम कर रही है और हम से गाड़ियां बना रहे हैं। अभी तो 1000 किलो मैंने वैसे लिख दिया है, हम 1000 जो है वो गाड़ियां बना रहे हैं। तो अगर हमने 1000 गाड़ियां बनाना स्टार्ट की थी, 1000 किलो का माल हमने इनपुट किया, महीना एंड हुआ, लॉस नहीं है। हमने जब वेयर हाउस चेक किया तो हमें पता चला कि फिनिश गुड में 700 किलो माल हमारे पास बच गया है। अब सवाल यह है, अगर 1000 किलो ऐड किया था और मशीन लॉस नहीं करती है, तो महीना जब मैं एंड कर रहा हूं, महीना एंड करने का मतलब पता है, जिसको आपकी ऑडिट की जबान में या बैंकिंग की जबान में मंथ एंड क्लोजिंग बोला जाता है। आप खाते क्लोज कर रहे हैं और जो भी आप खाता क्लोज करेंगे, जो इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले महीने का। 700 किलो माल आपने प्रोड्यूस कर दिया है, दिस इज रेडी फॉर सेल, लेकिन 300 किलो माल अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। सर वो 300 किलो माल कहां पर है? तो आपने जब भी अपने बच्चे से पूछा जो फैक्ट्री में जॉब करता था, तो आपको मशीन ऑपरेटर ने बोला सर 300 किलो माल ना अभी भी मशीन के अंदर ही है, ये माल अभी मुकम्मल हुआ नहीं। और ये बात हमने मशीन रोक के नहीं बताई, मशीन तो कंटिन्यूस फॉर्म में है। 31 मार्च की रात को मैंने उसको बोला भाई जरा वेयर हाउस में चेक कर किया हो, तो उसने कहा सर वेयर हाउस में 700 किलो माल है रखा हुआ, और वेयर हाउस वाला बोल रहा है कि 1000 किलो रॉ मटेरियल हमने इशू किया था, तो 300 किलो माल शॉर्ट था। सर मैं भागता हुआ गया, मैंने मशीन डिपार्टमेंट से पूछा, तो मशीन डिपार्टमेंट ने कहा यार हाँ 300 किलो माल अभी भी मशीन के अंदर है। अब ये 31 मार्च को मशीन के अंदर है, सुबह जब हम 1 अप्रैल को आएंगे तब भी ये मशीन के अंदर होगा। लेकिन जिस तरह ये आज के दिन क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है, ये अगले दिन ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर हमने उससे सवाल और पूछा, मैंने कहा 300 किलो माल क्यों है, अभी प्रोसेस नहीं हुआ पूरा। तो मैंने कहा कितना रह गया? जिस तरह आप खानदान में किसी से मिलने जो है वो जाएं, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब जाती बात है दावतें तो साल में 2 दफा तो कम से कम हो ही जाती हैं। तो आपसे घर वाले, खानदान वाले पूछता हूँ क्या कर रहे हो? सीए कर रहा हूँ। अभी वो 6 महीने बाद दोबारा पूछेंगे आपसे, आप तब भी सीए कर रहे होगे। मसला ये है कि 3 साल बाद जब आपसे पूछेंगे तब भी आप सीए कर रहे होंगे। तो हो सकता है कोई अंकल आंटी इस तरह के हों जो आपको एक जुमला मार देंगे, बेटा जब भी तुमसे मिलता हूं तुम सीए कर रहे हो। तो उनको समझाने के लिए तुम क्या बताओगे? कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना, टाइम तो लगता है, लेकिन वो बोलेंगे तुम्हारा सीए कहां तक पहुंचा। तो अब उनको तुम क्या बताओगे सीए कहां तक पहुंचा? आंटी सीफैप हो गया, आंटी को क्या पता है सीफैप क्या होता है? कैफ हो गया, आर्टिकलशिप जो है वो मेरी रह गई है, पीपी का एग्जाम नहीं दिया, तुम बोलोगे आंटी तकरीबन 40-50% हो गया। जिस तरह पीआरसी का बच्चा जैसे पीआरसी के एग्जाम देता है, उसे खानदान वाले पूछते हैं कितना सी हो गया, वो कहता है 25% हो गया। ये परसेंटेज उसने खुद से बनाई हुई है, हालांकि आपसी बात है, आपको भी मालूम ही है, अभी तो उसका सीए जो है वो स्टार्ट करना है, लेकिन इस तरह होता है। सिमिलरली बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं, आप भी, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो वो जैसे ही उनका कैफ होता है
वो वैसे ही अपने इंस्टाग्राम की आईडी में जाके नीचे नोट कर लेते हैं सीए फाइनलिस्ट। नाउ टेक्निकली दे आर राइट, क्योंकि जब आप कैफ निकल के सीफैप में आ गए हो, यू आर सीए फाइनलिस्ट। लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि अभी तुम्हें फर्म में गए हुए हफ्ता हुआ है और अभी तुमने 8 एग्जाम देने हैं, वो क्लियर करने के बाद सीए फाइनलिस्ट। मसला ये भी है, जो बंदा 3 साल पहले आज से सीफैप में घुसा था, उसके सारे पेपर क्लियर हो गए हैं और उसके 2 पेपर जो है वो रह गए, MSA 1 MSA 2, बस उसने आखिरी एक टुक की है बॉल और बाउंड्री हो जाएगी। वो बंदा भी अगर अपने आप को सीए फाइनलिस्ट बोल रहा है, तो क्या ये दोनों सीए फाइनलिस्ट एक जैसे हैं? ना ये पैसों में एक जैसे हैं, और इनफैक्ट अगर कोई इनसे पूछे तो वो बता सकता है कि भाई मैं सीए फाइनलिस्ट वो वाला हूं कि बस 90% के ऊपर हूं, और कैफ वाला सीए फाइनलिस्ट वो वाला है जो अभी आधा प्रोसेस हुआ है, अभी तो उसने 8 एग्जाम जो है वो देने हैं। लेकिन हमारी जबान में वो सारे के सारे सीए फाइनलिस्ट होते हैं, लेकिन हाँ फर्म की जबान में सारे सीए फाइनलिस्ट नहीं होते। वो जो बंदा जिसके 2 पेपर रह गए, 3 साल गुजार दिए, उसके पैसे उसकी इज्जत थोड़ी सी अलग होगी, हो सकता है वो आपका जॉब मैनेजर ही हो या जॉब इंचार्ज हो। सो थिंक बिंग सर 300 किलो मशीन के अंदर है, अभी इनकम्प्लीट है, आधा सीए क्वालिफाई हुआ है, तो हम बोलेंगे यार इस तरह तो बात नहीं बनेगी, आधा सीए क्वालिफाई हुआ है, परसेंटेज के अंदर बताओ ये माल जो है वो कितना पूरा है। उसने कहा सर ये माल तकरीबन आप यूं समझ लें 50% प्रोसेस जो है वो हो गया है, मजीद 50% प्रोसेस हो गया, ये भी क्या बन जाएगा, फिनिश गुड। हमारा फड्डा क्या है सर? हमारा फड्डा वही है, महीना तो एंड हो गया है, लेकिन हमने जाके ना बॉस को रिपोर्ट करना और ये बताना है कि पूरे महीने में जो हमने काम किया है, इस पूरे महीने में जो यूनिट बने उनकी कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास क्या आ रही है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तो आपको आता ही है। आपने सीखा हुआ है कि सर हम कॉस्ट निकालने के लिए 2 काम करते थे, क्या? एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। या अगर मैं और शॉर्ट के अंदर बात करना स्टार्ट करूं तो बेसिकली सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसी फॉर्मूले के साथ आपने खिलवाड़ किया था। खिलवाड़ ये किया था कि अगर नॉर्मल लॉस आ जाएगा तो सही आउटपुट को कर लो कम, अगर स्क्रैप आ जाएगा तो चलो कॉस्ट को कर लो कम, अगर डिस्पोजल कॉस्ट आ जाएगी तो चलो कॉस्ट को इंक्रीज कर लो। खेल यहीं के आसपास घूम रहा है। अब मसला कुछ और है कि हमारे पास इस सवाल में ये सिंपल केस आपके सामने मैंने जो है वो रखा है। नॉर्मल लॉस तो है नहीं, नॉर्मल लॉस तो है नहीं, स्क्रैप भी नहीं है, बस ये है कि कुछ माल हमारे पास महीने के एंड पर रह गया हुआ। अब से पहले जो हमने 11 सवाल किए हैं, 10 सवाल किए हैं, मुझे नहीं पता कितने सवाल किए, 11 सवाल किए हैं, उन 11 सवाल में ये मसला अब तक आपने डील नहीं किया था। तो दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम। नया प्रॉब्लम क्या है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मशीन में काम करते करते हमें एहसास हुआ है कि काम सिर्फ एक हफ्ते नहीं करना, काम लॉन्ग टर्म बेस पे करना है। लेकिन सर मसला ये है कि महीना एंड हो गया और सर हमें तो पता है कि हम पिछले 10 सवाल से 5 मार्क्स के 2-3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हम एंट्रीज पास किया करते थे, याद आ रहा है? एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट को बंद करते थे, स्क्रैप को बंद करते थे, ये सारे काम हमने जो है वो किए हुए सर। लेकिन अब महीना एंड हो गया है, छोटे छोटे अकाउंट तो हमने बंद कर लिए हैं, बड़ा अकाउंट कौन बंद करेगा सर? वो भी तो हमने बंद करना है। लेकिन अब बड़ा अकाउंट बंद करते वक्त मसला आ गया, कुछ माल अभी भी मेरे पास इनकम्प्लीट है। नाउ मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, मैं किस तरह से निकालूंगा? तो मेरे पास 2 हल है। एक आइडिया मेरे पास ये है कि सर कितनी कॉस्ट आपने लगाई है? 5 लाख रुपए, और कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? 700 किलो। तो 5000 डिवाइड बाय 700 किलो कितना बनता है? कैलकुलेटर सिर्फ 1 आध 2 लोगों के हाथ में हो तो बस काम हो जाएगा। 714 रुपए का 1 किलो बन रहा है। किसी बच्चे ने आइडिया दिया था जितना माल बना है कॉस्ट को उससे डिवाइड कर दो। लेकिन जब ये कॉस्ट पर यूनिट आई ना, तो इस पर एक फड्डा पड़ गया। फड्डा ये पड़ गया कि हमारा दूसरा अकाउंटेंट ये बोल रहा था, कैफ क्वालिफाइड, जिसका आधा सीए हुआ है, उसने कहा सर ये 5 लाख की कॉस्ट जो हमने मशीन के अंदर माल ऐड किया था और लेबर ने काम किया था, वो कॉस्ट सिर्फ इन यूनिट्स के ऊपर नहीं हुई है खर्च। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए आपने 700 किलो के लिए जो है वो खर्च किए। इसका मतलब आप ये भी बोल रहे हैं सर कि अगले महीने जब काम स्टार्ट होगा तो इन 300 किलो पे दोबारा से नए सिरे से काम स्टार्ट होगा। सर नए सिरे से तो काम स्टार्ट नहीं होगा, आधा काम तो हो गया है, अब कुछ काम रिमेनिंग रह गया, वो हमने जो है वो खर्च करना है। तो इसका मतलब ये 5 लाख रुपए सिर्फ इन 700 केजीज के ऊपर खर्च नहीं हुए हैं, ये पूरे 1000 किलो जो हमारे पास 300 रह गए उन पे भी हुए खर्च। फिर एक बच्चे ने कहा सर फिर एक काम करें ना, अगर उस पर भी हुए खर्च तो सिंपल कर लें, आप 5 लाख को डिवाइड कर दें 1000 किलो के साथ, पर केजी कॉस्ट आ जाएगी 500 रुपए। लेकिन इस इसके अंदर भी एक मसला है। क्या मसला है सर? ये 5 लाख की जो कॉस्ट खर्च हुई है, ये 5 लाख की कॉस्ट 700 किलो पूरे बने हैं, ये बाकी जो 300 किलो हैं ये पूरे नहीं बने हुए। तो अगर आप 1000 किलो से डिवाइड करके 500 रुपए किलो कॉस्ट निकालेंगे तो आप ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने जब काम स्टार्ट होगा तो इन यूनिट को इसी कंडीशन के अंदर आप सेल कर देंगे, आपको इस पर मजीद काम नहीं करना।
तो अगर मैं 700 किलो से डिवाइड करूं तब भी मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? आधे प्रोसेस हुए में, और ये 5 लाख की कॉस्ट सिर्फ 700 पे नहीं आई है, 5 लाख की कॉस्ट पूरे 1000 किलो पे आई है। अगर मैं इनको 1000 किलो से डिवाइड कर दूं तो भी इशू है। क्या सर 1000 किलो तो बना ही नहीं है, बना कितना है? इसका मतलब अब हम बीच के अंदर फंस गए। अब हम क्या करें? तो सर इस कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा नहीं काफी सारा मॉडिफाई करेंगे, और जो नया कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसे होगा। सिर्फ देखते जाइएगा प्लीज, ये कहानी बहुत ज्यादा चेंज होगी फॉर्म के अंदर। टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय आउटपुट ही है, लेकिन आउटपुट के लिए अब हम नाम दे रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स, जिसको हमारी जबान में प्यार से ईपीयू जो है वो बोला जाता है। सर ये इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट क्या है? यार ये इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स वही है कि इस क्लास में कोई भी सीए क्वालिफाइड नहीं है, अभी आप सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा आगे हमसे पूछेगा यार ये जो क्लास में लोग बैठे हुए हैं इनकी टोटल वर्थ क्या है, मार्केट वर्थ क्या है, या इनका पोटेंशियल क्या है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ यार देखो आजकल के दौर में ना हमारा फ्रेश क्वालिफाइड सीए जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, स्टार्टिंग सैलरी है 1.25 लाख 1.5 लाख, इस तरह से जो है वो रेट चल रहे हैं आजकल के हिसाब से। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग रेट बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अगर आप क्वालिफाइड जो है वो कर गए तो आपका रेट जो है वो क्या होगा, क्योंकि लोग 8-8 10-10 लाख रुपए के ऊपर भी हैं बैठे हुए। हमने कहा भाई 1.25 लाख रुपए है रेट, तो तकरीबन अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 50 लोग हैं तो हम बोलेंगे यार चलो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, तकरीबन 75 लाख महीने का माल हमारे पास बैठा हुआ। लेकिन आप सब लोग सीए क्वालिफाइड नहीं है, आप सब लोग भी कैफ में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम मुझसे पूछे यार इनका रियल पोटेंशियल क्या बनता है, तो मैं अब 1.5 लाख के हिसाब से तो हिसाब नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप सीए क्वालिफाइड नहीं है। मैं बोलूंगा यार इनका 25% सीए हुआ है या 20% सीए हुआ है, तो 75 लाख रुपए इंटू मल्टीप्लाई बाय 20% का मतलब है ये 15 लाख रुपए पर मंथ का माल मेरे सामने बैठा हो। अब ये जो मैंने काम किया है बेसिकली ये हाइपोथेटिकल बेसिस के ऊपर किया है, आप मुकम्मल नहीं हुए। जिस तरह जब ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर बाहर आता है और पेशेंट के जो घर वाले हैं वो पूछते हैं कि भाई पेशेंट का क्या हाल है, बच गया जिंदा है, मूवीज में सीन आपने जो है वो देखे होंगे, तो डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि आधा बच गया है, कभी ये सीन नहीं होता हमेशा पूरा ही है। बट इन समटाइम्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सम नोशंस आपको हाइपोथेटिकल फिगर जो है वो यूज करने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह भी कुछ अर्से बाद आप अपने खानदान में यूज कर रहे हो कि बेटा आपका सीए कहां तक पहुंचा, आंटी अंकल 50% हो गया। 50% का मतलब क्या है? अभी थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रह गया है। ये नंबर आपने क्यों बताया? ये नंबर आपने इसलिए कोट किया ताकि आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको। अब हमारा क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि 5 लाख की कॉस्ट को, इस 5 लाख की कॉस्ट को मैं ना तो 700 से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि 700 यूनिट पे कॉस्ट खर्च नहीं हुई है, ये कॉस्ट लाख यूनिट पे खर्च हुई है, ना 1000 से डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि 1000 में से 700 यूनिट तो पूरे बने, 300 यूनिट पूरे नहीं बने। तो फिर मुझसे कोई बंदा पूछेगा कि यार फिर मुझे ये बताओ कि टोटल यूनिट बने कितने हैं, तो अब उसको ये बताने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल फिगर यूज करनी पड़ेगी। किस तरह से? हम बोलेंगे देखो यार ये 5 लाख रुपए की कॉस्ट 2 चीजों पर आई है, एक तो ये कॉस्ट आई है उन 700 यूनिट्स के ऊपर जो यूनिट 100% प्रोड्यूस हो गए ऐसे, और एक ये कॉस्ट आई है उन 300 यूनिट्स के ऊपर जो तकरीबन 50% प्रोड्यूस हो गए। सवाल में हमेशा आपको दिया जाएगा, इन रियल लाइफ ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी करने का नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी नहीं होता, ये काम आपको मैनेजर बताएगा, टेक्निकल जो प्रोडक्ट बना रहा है कितना परसेंट माल जो है वो बन गया है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो हमारे पास ये परसेंटेज हमेशा होगी। तो हमें बोला गया कि सर आपने 1000 से डिवाइड करना, लेकिन मसला ये कि 1000 में 700 किलो तो वो है जो पूरा बन गया है, पूरी कॉस्ट लग गई है, लेकिन 300 किलो वो है जिसपे कॉस्ट लगी है आधी। तब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे अच्छा सही है भाई, अगर 700 किलो पे पूरी कॉस्ट लग गई है इसको तो एज इट इज जो है वो ले लो, लेकिन ये 300 किलो ऐसा है जो तकरीबन 50% कंप्लीट है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 300 आधे यूनिट जो है वो 150 पूरे यूनिट के बराबर। तो मेरे पास टोटल ईपीयू एक्सपेक्टेड यूनिट जो है वो क्या बन गया? कितना? 850 किलो। तो मैं गया यहां 5 लाख को डिवाइड किया 850 किलो के साथ, पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? सॉरी 588.124 पर केजी। तो सर बेसिकली मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि 700 से सिर्फ अगर मैं डिवाइड करता 5 लाख को तो बन ये हो जाता कि इस 5 लाख की कॉस्ट में 300 किलो पे भी काम हुआ है। अगर मैं इसको 1000 किलो से डिवाइड करता तब भी एक मसला हो जाता। मैं इसका मतलब एज्यूम कर रहा हूं कि 300 किलो पूरा बन गया, हालांकि 300 किलो पूरा
तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा जो पूरा बन गया उसको तो पूरा एज इट इज जो है वो ले लो, लेकिन जो आधा बना है उसको, या जितना परसेंट हुआ है कंप्लीट, उसको उतने परसेंट की बेस पे लेके बात कर लो कि तकरीबन 850 यूनिट बन गए। हालांकि आपको पता है 850 नहीं बने, रियल में जो है वो कितने बन गए, लेकिन वो जो 850 बोल रहा है वो 150 कहां से निकाल रहा है, वो कह रहा है वो 300 जो आधे हैं ना वो 150 पूरे के बराबर है। अब ये जाहिर सी बात है इसने एग्जांपल के तौर पे यूज किया है, लेकिन ये जो कॉस्ट आ रही है इसको रियल लाइफ में इसका हिसाब किताब बनाएंगे जो है वो किस तरह से है, तो सर उसके लिए एक टी अकाउंट बना लेते हैं। हमारे पास टी अकाउंट है, बहुत दफा हमने बनाया हुआ है प्रोसेस का। हाँ भाई, मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए मेरे पास यहां आ गए। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है दोस्त, 3 लाख। तो कॉस्ट अकाउंट फॉर जब मैं करने जाऊंगा तो टोटल खर्चा हुआ कितना है, 5 लाख रुपए का, और ये कितने यूनिट्स के लिए किया, 1000 किलो के लिए। मंथ एंड होने के बाद मेरे पास बन गए फिनिश गुड्स, कितने बने दोस्त, 700 बन गए। और मंथ एंड होने के बाद लॉस तो है नहीं, मैंने मशीन के अंदर झांक के देखा तो पता चला मशीन के अंदर अभी भी 300 किलो माल है, जो अगले महीने क्या बन जाएगा। ये CWIP का मतलब क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये अगले महीने क्या बन जाएगा, कितना किलो है दोस्त, 300 किलो यहां पड़ा हुआ है, 1000 किलो ये पूरा हो गया। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट अभी आपने निकाली है, कितनी आ रही है, 588.24 या 124 है, माजरत 24। भैया जरा कैलकुलेटर में जाइएगा प्लीज, कैलकुलेटर होना बहुत जरूरी है वरना सवाल का मजा आपको नहीं आएगा। 588.24 मल्टीप्लाई बाय 700, 41176। चलो 8 कर लो, 8 कर लो, 8 कर लो, 8 कर लो, जरा 2 मिनट के मेरे बच्चे बोर्ड पे। सर यहां कितनी कॉस्ट आ रही है, यहां में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, 5 लाख। इस 5 लाख में से कितने रुपए का फिनिश गुड बन गया है, 4,11,000 का। तो बाकी कितनी अमाउंट रह गई है, 88,232। तो सर ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना ये CWIP है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो आपने 2 नंबर हल मारा है। 2 नंबर हल क्यों मारा है, क्योंकि आपने CWIP की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है इस वक्त, आपने CWIP की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर की बेस पे निकाली है। चले कोई मसला नहीं है, प्रूफ कर देते हैं अभी आपको। CWIP कितना % कंप्लीट है, गुड। टोटल वैल्यू CWIP की क्या आ रही है, 88,000, और कितने यूनिट्स हैं मशीन के अंदर, 300। कैलकुलेटर में जाएं, 88,200 रुपए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 300 किलो, पर यूनिट कॉस्ट निकालें प्लीज जरा, 294.10। अपने पास कैलकुलेटर में जाओ, 588.24 जो भी वैल्यू आ रही थी इसको मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दो, 50% कर दो, 294 पॉइंट। ये क्या हो रहा है सर, सर ये हो ही रहा है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन रही है, 588। पर यूनिट कॉस्ट से मुराद है, CPU से मुराद है वो यूनिट जो मुकम्मल हो गया है, ये मुकम्मल हो गए फिनिश गुड। कितनी वैल्यू है, 584। ये मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन कितना गैर मुकम्मल है, 50%। तो अगर मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट 588 आ रही है तो आधे यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी, 588 मल्टीप्लाई बाय 0.5%। अगर आप 0.5 करेंगे तो आप डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बैकवर्ड हल दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आपको बता सकूं कि आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है। अच्छा, बचपन में आज से कोई 2000 साल पहले आप लोगों ने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, भूल गए ना, गुड। नहीं, कॉस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। यस यू आर राइट। तो हर कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, हर आइटम के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ऐसे ही है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसको आप प्राइम कॉस्ट बोल दिया करेंगे, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो आप। इस सवाल में जो मैंने बोर्ड पर आपको ये एग्जांपल दी है, इलस्ट्रेशन दी है, आपको मैंने ये बात बता दी है, और ये हर सवाल में एग्जामिनर बताएगा। बच्चे का सवाल वैलिड था, सर हमें कैसे पता चलेगा 50% कंप्लीट, एग्जामिनर ये बात बताएगा, इसके बगैर सवाल आगे बढ़ ही नहीं सकता। सर मैंने आपको बोल दिया कि ये जो CWIP है ना ये 50% कंप्लीट है। इस 50% का मतलब पता है क्या है, इस 50% का मतलब हमारी इस एग्जाम्पल में है कि इस 300 किलो में मटेरियल भी आधा खर्च हुआ है, इस 300 किलो में लेबर भी आधा खर्च हुआ है, और इस 300 किलो के अंदर ओवरहेड्स भी आधे खर्च हुए हैं। अच्छा, लेबर और ओवरहेड का तो मसला नहीं है, लेबर और ओवरहेड तो आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहेगा तो काम साथ साथ जो है वो होता रहेगा।
जिस तरह IQ के केस में अगर कोई 3 महीने बाद मुझसे पूछेगा सिलेबस जो है वो कितना हुआ या बिजली का बिल कितना खर्च कर लिया, तो हम बोलेंगे 50% हो गया है भाई, हमने ये मैंने भी आधा काम कर दिया है, AC वेसी का भी आधा काम हो गया है। लेकिन जो मटेरियल आपके पास है, जो बुक्स आपके पास है, नोट्स जो आपके पास है, वो आपको आधी आधी जो है वो करके नहीं मिल रही। आपको बुक्स शुरू के टाइम पे ये इशू हो गई थी। तो जब आप चाय बना रहे होते हैं तो आप चाय में क्या पत्ती और दूध आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते रहते हैं, हर थोड़ी देर बाद 1 चम्मच चीनी, पत्ती, थोड़ा सा दूध यूं करके आपने मारा, फिर 2 मिनट बाद दोबारा पत्ती, ऐसा होता है? नहीं, कैसा होता है सर? पत्ती, चीनी, दूध सब कुछ आपने ऐड कर दिया, चूल्हा ऑन किया, नेटफ्लिक्स खोल लिया, यही होता है। 10 मिनट बाद फिर आप आके बाहर निकाल देते। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में, रियल लाइफ में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर सारा मटेरियल आप शुरू में ऐड कर देते और लेबर और ओवरहेड आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहता है। लेकिन ये पहली एग्जांपल है, मैंने आसान रखा है। यहां पर मैंने बोला है कि ये जो तीनों रॉ मटेरियल है ना, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता एक जितना ऐड हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर नई कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि भैया CWIP 50% तो है, लेकिन ये लेबर और ओवरहेड के हिसाब से 50% है। लेबर और ओवरहेड के हिसाब से 50% इसलिए है कि मटेरियल आपने शुरू में ही ऐड कर दिया है। तो अब आपके पास एक नया स्यापा आ गया। क्या नया स्यापा आ गया? अभी तक तो आप 5 लाख की कॉस्ट को डिवाइड कर रहे थे, अब आपको कॉस्ट के भी 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे। आप बोलोगे भाई वो जो 2 लाख की कॉस्ट है ना रॉ मटेरियल की, वो तो पूरी लग गई है क्योंकि आपने सारा मटेरियल 1000 किलो का जो है वो मशीन के अंदर बहा दिया। लेकिन जो 3 लाख का लेबर और ओवरहेड है वो 850 यूनिट के ऊपर हो रहा है खर्च। ये नई कॉम्प्लिकेशन है, आगे जाकर आएगी। लेकिन क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो हमने इस पूरी कहानी में देखा जाए फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट चेंज क्या किया है? आउटपुट का मेथड। तो अब मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल फिगर बिल्ड करनी पड़ी, जिसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है? EPU। तो अब आने वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें EPU स्टेटमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी, इस तरह से नहीं बनेगी, किसी और स्टाइल से बनेगी। बट वो EPU स्टेटमेंट चेंज हो रही है। गेम अभी भी वही है। कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। कौन सी 2 चीजों की जरूरत है? कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट। अब नंबर ऑफ यूनिट को एग्जामिनर पेपर के अंदर मुश्किल करता है, तो अपने रजिस्टर के अंदर जाएं, एक टॉप हेडिंग लगाएं, प्रोसेस अकाउंट विद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोसेस अकाउंट विद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमारे पेपर की जबान में इसको CWIP बोला जाता है, प्रोसेस अकाउंट विद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्वेश्चन नहीं था, इलिस्ट्रेशन थी। ये इलिस्ट्रेशन नोट करें, डायग्राम बनाएं एज इट इज जिस तरह बोर्ड पे बनी हुई है, कॉस्ट पर यूनिट निकालें एज इट इज जिस तरह बोर्ड पे बनी हुई है। सर ये भी छापना है? जी, आपने ये भी छापना है। देसी जबान में नोट कर लेना कि इन दोनों के अंदर क्या मसला था। फिर ये भी आपने कॉपी करना है, EPU का नाम नोट करना है, स्टेटमेंट बनानी और T अकाउंट भी बनाना है। दिस इज एन इलिस्ट्रेशन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स। एग्जांपल नहीं, एग्जांपल इसके बाद आएगी। छापें और छाप के मुझे बता दीजिएगा प्लीज।